हे ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में बढ़िया स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो सेशन में एंड तक बने रहें। हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट भी थ्रू आउट रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। जो भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, अपने सारे ग्रेड 10 के फ्रेंड्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, आप देखिए, एक बात आप याद रखना, कोई क्वेश्चन यहाँ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये या तो इससे इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही बच्चा कर सकता है जिसको ये बॉक्स याद है। ठीक है, हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली ये जो ये बॉक्स है ये क्या बता रहा है हमें। देखिए, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें यही रिएक्शन खोजनी है बच्चों, जो कि ऑप्शन से रखे हैं उनमें। आप एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते जाइए, देखते जाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर हम ये देखें तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी। अगर आप देखें यहाँ पे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आइडियली हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाऊंगी आपको क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डीपली एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको रिएक्शन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है भैया जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या ये कॉन्सेप्ट याद है जो हमने NCERT में पढ़ा था। ठीक है, उसी के साथ साथ एक रिएक्शन भी दे रखी थी जो कि हमारी NCERT में ही दे रखी है। ठीक है, ये रिएक्शन ये बोलती है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और हमारा ग्लूकोज बनता है, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, है ना, और प्रॉपर तैयारी हो जाएगी एकदम पूरी इस चैप्टर की आपकी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे CO2 H2 कंबाइन कर रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट करने वाली होती है जो मैं आपको फिर से बता दूं कि आइडियली होता क्या है ना, जो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो भैया एक्सपेल्ड आउट हो गई आपकी। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास और रिड्यूस कराता है, फिर केमिकल रिएक्शन होती है और हमारा ग्लूकोज बनता है। और यही 3 पॉइंट्स आपके NCERT में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हमें रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन पूछी है कि कौन सी है, तो हमें इक्वेशन बेसिकली बतानी है, हमें प्रोसेस पे नहीं जाना है। तो इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो, पहले देखो, आप देखो 6CO2 12H2O, A B C तीनों में ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, मगर B वाले में हम देखें तो इन्होंने केवल H2O लगा रखा है। ठीक है, तो ये तो आइडियली हो गई गलत। उसके बाद आप आओ C और D पे। A वाले में तो उन्होंने क्लोरोफिल सनलाइट गायब कर दिया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। B में क्या है आपका, क्लोरोफिल और सनलाइट आ रहा है, ये ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो बन रहे हैं, हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है हमारा 6 CO2, ये बोल रहा है, डी वाला ऑप्शन बोल रहा है CO2 बन रहा है, बट CO2 तो नहीं बनता है ना, ऑक्सीजन बनता है, इसलिए ही आपका ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम व्हाट। ठीक है, ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है वो कहाँ से आती है। अभी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये इक्वेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या बताया था इसमें, देखिए कि CO2 और H2O कंबाइन करते हैं और वाटर जो है ये आपका स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन एक्सपेल्ड आउट हो जाती है और जो हाइड्रोजन है ये जाता है CO2 के पास और उसको रिड्यूस करवाता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन आई है ये किससे आई है, H2O से आई है, और O जो आया वो भी आपका H2O से ही आया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे वाटर, क्लोरोफिल, CO2, ग्लूकोज है, तो वाटर इज दी वाटर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन का पूछा गया कि ऑक्सीजन किस चीज से लिबरेट हुई है, तो भैया वो वाटर से ही लिबरेट हुई है। ठीक है, सो रिएक्शन आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं।
बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। ऑक्सीजन जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी और हाइड्रोजन जाएगा CO2 के पास, उसको रिड्यूस करवा देगा और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के। ठीक है, फटाफट मैं इन्हें समझाती हूँ ताकि एक बार चैप्टर में आपका रिकॉल भी हो जाएगा और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन से आपके पेपर में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन दिस बॉक्स विल हेल्प यू आउट। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, कहाँ गया वो बॉक्स, हमने पीछे आइडियली पढ़ा था वो, अगर आपको ध्यान हो एक बार मैं निकाल के दिखा देती हूँ, ये वाला बॉक्स, यही आपको काम आने वाला है उस क्वेश्चन में भी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वही बात है जो भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता। और ईस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके अंदर फर्मेंटेशन होता है। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जिन्होंने सेशन नहीं देखे हैं वो जो मैंने आराम से समझाया है, एक एक चीज़ जाओ और दोबारा सेशन देखो। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी करने हैं और मैं कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। तो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस ईस्ट में देखा जाता है, बनता क्या है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे आओ दोबारा से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें इसमें रिएक्शन बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे एक स्निप लगा रखा है, वो यही बता रहा है कि भैया ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट उसमें टूट जाता है अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, और क्या बनता है हमारा, इथेनॉल और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ATP की एनर्जी जो है, मतलब कम ATP इसमें बनता है। एरोबिक में क्या होता है, ज़्यादा ATP बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। एनारोबिक के अंदर इतना नहीं है, एनारोबिक के अंदर 2 ATP बनते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, इक्वेशन डी सेटिस्फाई करिए। एक एक ऑप्शन देखते चलिए। ठीक है, अगर हम डी वाले में देखें तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP निकलती है। मेजर प्रोडक्ट्स आपके इथेनॉल और CO2 होते हैं। तो हमारी जो ऑप्शन डी है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आ जाए। हाउ डज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इजी क्वेश्चन नो, टेबुलर फॉर्म में इसको लिख के आना है। जिसको ये बॉक्स पता है वही ये आंसर लिख सकता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं भाई तो वो क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया डिफरेंस का। एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, एरोबिक के अंदर कौन कौन से, अब आप जो दूसरा डिफरेंस लिख रहे हो ना, पहली बात याद रखना बच्चों, डिफरेंस जो लिखोगे वो टैबुलर फॉर्म में लिख के आना। पहला डिफरेंस तो यही हो गया आपका कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक, और एनारोबिक नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। एरोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, एनारोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, वो डिपेंड करता है। लैक्टिक एसिड अगर आपको याद हो तो मसल सेल के अंदर बनता है, इथेनॉल CO2 आपका ईस्ट के अंदर बनता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एरोबिक के अंदर क्या है, देयर इज मोस्ट एफिशिएंट इन एनर्जी प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि भैया ATP सिंथेसिस एरोबिक में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 38 ATP बनते हैं, बट अगर हम एनारोबिक की बात करें तो 2 ATP बनते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स इन प्लांट, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। तो कहाँ ये पाए जाते हैं उसके बेसिस पे हमने चौथा डिफरेंस लिख दिया है, दैट्स इट। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये NCERT का कंसेप्ट याद है। हमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, कोशिश करिए डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आर्टरी की बात करती हूँ और वेन्स की बात करती हूँ तो आर्टरीज वो वेसल होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज टू डिफरेंट ऑर्गन। अब हार्ट से अवे ले जा रही हूँ तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, जो ब्लड इमर्ज होता है हार्ट से वो बहुत ही हाई प्रेशर से होता है, इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है। अगर मैं वेन्स की बात करूं, वेन्स ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स और वो हार्ट पे ले जाती है। उनको थिक वॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना प्रेशर से तो ब्लड आ नहीं रहा ना, जितना प्रेशर से हार्ट से वो पंप आउट होके जाता है बॉडी में, इतनी प्रेशर की जरूरत वेन्स को नहीं है। मतलब इतना प्रेशर से वेन्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ब्लड को, तो वेन्स में इतनी थिक वॉल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही मैंने इस वे में लिख रखा है, बट आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के आना है। तो पहला क्या, आर्टरीज की थिक वॉल, वेन्स की थिन वॉल। आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बट वेन्स कैरी करती हैं टू द हार्ट। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट रहती हैं, वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
चौथा डिफरेंस क्या है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है अंडर प्रेशर बट वेन्स के अंदर देयर विल बी नो प्रेशर। मेजर डिफरेंस आप पहला पॉइंट दूसरा और चौथे से लिख सकते हो, क्योंकि तीसरा वाला पॉइंट थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी नहीं होगा। इफ यू वांट यू कैन, एक्चुअली एनसीईआरटी में ना एक लाइन तो लिखी हुई है इसके बारे में। होता क्या है मैं आपको बता भी देती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। थिक वॉल की जरूरत है आर्टरीज के अंदर, क्योंकि भैया ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। वेन्स में इतनी थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वॉल्स जो होती है ना बच्चे, आइडियली उनका क्या काम होता है ना, वो ये इंश्योर करती हैं कि जो फ्लो हो रहा है ना ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। वो ये इंश्योर करती है। इतनी ही बात आपकी ना एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो वॉल्व्स का क्या काम है। आई थिंक यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा भी होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, वॉल्व्स ensure that the blood flows only in one direction, ठीक है। तो वॉल्व्स ये इंश्योर करती हैं कि जो ब्लड है आपका एक ही डायरेक्शन में मूव हो। जनरली आपकी आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट रहती हैं, वेन्स के अंदर होती हैं। इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पहला दूसरा और चौथे पॉइंट पे ध्यान रखो, ठीक है, कि भैया थिक वॉल के बेसिस पे लिखाना, कौन कहाँ से ब्लड कैरी करता है उसके बेसिस पे लिखाना, और किस में हाई प्रेशर होता है किस में लो प्रेशर होता है उसके बेसिस पर लिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड ऑन व्हाट। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको डायग्राम याद है? स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल होती है, बीच में होता है आपका स्टोमेटल पोर। अब ये स्टोमेटा क्लोज करता है और ओपन करता है, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, हमें ये बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है ना, ये डिपेंड करती है वाटर पे, ठीक है। बात समझ आई? जैसे ही वाटर आएगा बाहर से ये पोर खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वाटर इनसे निकल के बाहर जाएगा ये पोर दोबारा से बंद हो जाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में लिख भी रखा है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि बहुत सारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है लीव्स के अंदर, ठीक है। और ये किससे हो रहा होगा? ये पोर्स से हो रहा होगा, जो कि अब आइडियली देखो यार, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। स्टोमेटा के भी हमने बहुत रोल पढ़े हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। एक लाइन पर्टिकुलरली यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है कि भैया आप यहाँ से देखो, जो देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, है ना। गार्ड सेल है, बीच में स्टोमेटल पोर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही होंगी। अब गार्ड सेल ना स्वेल कर जाएंगी जब वाटर इनके अंदर जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर होंगे ना बच्चे आपके, वो खुल जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब गार्ड सेल श्रिंक करेगी, है ना, तो ये पोर क्लोज हो जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा। जब पानी अंदर जा रहा है ना, तो जनरली सेल कैसी हो जाती है? टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। जब पानी बाहर निकलता है तो सेल हो जाती है आपकी फ्लैसिड, यानी कि श्रिंक हो जाती है। तो बेसिकली हमें ये क्वेश्चन में तो एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर पे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे। सो माय डियर स्टूडेंट, वो डिपेंड करती है वाटर इन द गार्ड सेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अ स्मॉल हिंट विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये हिंट ये कहता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें आप देखो, होलोजोइक वर्ड जहाँ पे भी आए आप ये याद कर लेना भैया, ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हम इंजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, उसको डाइजेस्ट करते हैं और ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है। एग्जाम्पल क्या है भैया? डॉग में, ह्यूमन बींग्स में ऐसा ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। अब जो अमीबा भी होता है ना स्टूडेंट्स, अमीबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। कैसे होता है आप देखिए, ये डायग्राम अच्छे से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत होती है इसके, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अमीबा। अमीबा ने एनकाउंटर किया किसी फूड पार्टिकल को, इसने फटाफट क्या किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, जिसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं और फॉल्स फीड भी बोलते हैं, ठीक है। इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, खाने को अंदर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये सूडोपोडिया बनते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आगे चल के एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी फॉल्स स्टमक होता है अमीबा का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फूड पार्टिकल अंदर चला गया, है ना, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, वहाँ इनका डाइजेशन होता है और वह अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। यही आपकी एनसीईआरटी में राम कथा के फॉर्म में लिख रखा है, बट देयर आर इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड नो अबाउट, और जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है।
तो यहाँ पे पढ़ते जाइए और फॉलो अप करते जाइए। अमीबा शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किन किन स्टेप्स के बारे में याद रखना है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे स्टेप। इंजेशन मतलब खाने को लेना, और ये खाने को कैसे लेता है? थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन, जो कि फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। फूड पार्टिकल लिया, इंजेस्ट किया, हो गया काम। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन, कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब भी होता है ना हमारे अंदर माइक्रोविलाई के उस रिस्पेक्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अमीबा के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है। देन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? कि जो अब देखो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, सेल्स जो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए उन्हें काफी सारे प्रोसेसेस के लिए। यही होता है भैया, न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस प्रोसेसेस। एसिमिलेशन में ये काम हो रहा होता है। देन इज इजेशन, जिससे क्या होता है भैया, जो खाने का फूड पार्टिकल्स है, यानी कि आप ये मान लो कि जो अमीबा की सेल होगी ना, वो अपने कंटेंट्स को, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर फेंकती है थ्रू द प्रोसेस, जिसको अपन कहते हैं इजेशन। तो इसी फॉर्म में आपको आंसर लिख के आना है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चे एलिमेंट्री कैनाल तभी डिस्क्राइब कर पाओगे जब तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल पता होगी कि होती कैसी है, ठीक है। अभी मैं एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो वो भी देखना है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसकी तरह। खैर यहाँ पे आ जाओ। वी हैव टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तभी दे पाओगे जब मैंने जैसे कि बताया डायग्राम का पता है। सबसे पहले क्या होता है भैया, माउथ बकल कैविटी जिस पर टंग होती है। देन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस गो टू दी स्टमक। स्टमक गो जाता है कहाँ? स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देन वी हैव एनस, ठीक है। कहीं कहीं से सिक्रीशन भी लेता है भैया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। लिवर से लेता है, बाइल है ना, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस देता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? देखो ऐसे करोगे। सबसे पहले स्टार्ट करोगे, एग्जाम में लिख के आओगे कि भैया ये सारे क्वेश्चंस बच्चे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत आराम से। जिनके सेशन मिस हो गए थे उनके लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला अलग सेशन बनाया है, ठीक है, ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाएं और पेपर में अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं यहाँ पे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे मैं बोलूँगी। इंपॉर्टेंट तो भैया सब है, कुछ मत छोड़ो, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन और करवा देती हूँ, है ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले है बकल कैविटी, ठीक है, जिसको अपन माउथ भी बोलते हैं। क्या होता है? टंग है, टीथ है, सैलिवरी ग्लैंड है। फूड आएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का जनरली डाइजेशन होता है ना, बकल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। हमारी बकल कैविटी ईसोफेगस से कनेक्टेड रहती है। ये भी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट विल इन टर्न गो टू द स्टमक, मतलब फूड विल इन टर्न गो टू द स्टमक, जो कि एक जे शेप ऑर्गन होता है। इसके पास होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका बहुत कुछ सिक्रीशन करते हैं, HCl, म्यूकस, है ना। देन दिस पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाती है। देन जहाँ जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो भी एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे कोई मेजर डाइजेशन नहीं होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मेजर डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका रेक्टम, जहाँ पे खाना जाता है और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। और एनस एक ओपनिंग होती है जहाँ से वो पास हो जाता है, ठीक है। यही आपको समझा के आना है, पेपर में लिख के आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 pathways ऑफ ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद है? ये बॉक्स पीछा नहीं छोड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहती हूँ उसको याद कर लो। 3 पाथवे बताने हैं ब्रेक डाउन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये पाथवे कहाँ कहाँ है भाई? ये पाथवे है हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जहाँ पे 38 ATP एनर्जी निकलती है, या फिर हमारे अंदर मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो कि लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट के अंदर जहाँ जो भी ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये तीनों ही पाथवे हैं जिसमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा है, ह्यूमंस नहीं पूछा है, इसलिए आपको ईस्ट, ह्यूमंस सबके बारे में लिख के आना है, ठीक है, और ये बना के आना है रिएक्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक
organism much faster than the terrestrial organism. My dear students, aquatic organism एटमॉस्फेरिक O2 को नहीं ले सकते, ठीक है, वरना उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं? डिजॉल्व्ड फॉर्म में लेते हैं, डिजॉल्व्ड O2 के फॉर्म में लेते हैं। अब जो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से भी आ सकती है। बाकी एक्वेटिक प्लांट्स भी कुछ कुछ रिलीज करते हैं। जनरली उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर देखी जाती है। अब देखिए एनसीईआरटी में इसका राज छुपा है, इसका आंसर है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में तो कम है ना, पानी में है ना वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बहुत फास्टर होती है। अब एटमॉस्फेयर में तो भरी हुई है ना ऑक्सीजन भैया, कंपैरेटिवली अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो तो यार या तो अब्जॉर्प्शन हुआ एटमॉस्फेयर से तो मिली, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स ने छोड़ी तो मिली, ठीक है। तो जो कि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए ही इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है, ठीक है। फिशेस को अपन निकालते हैं पानी से बाहर, मर जाती है ना वो, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलती उन्हें, और एटमॉस्फेरिक O2 वो नहीं ले सकती क्योंकि वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। दिस इज वेरी इजी बट कैन कम, ठीक है। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप जो खाना नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉप्स का? प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है एनिमल, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये और जो आपके हेटेरोट्रॉप है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना ये ग्रीन प्लांट जो है आपके ऑटोट्रॉप्स, है ना, ये अपना खाना खुद बनाते हैं भैया, ये प्रॉपरली इन पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। बस ये तो अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो, ईजी है बट ऑल्दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर हार्ट? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, सेपरेशन होता है सेप्टम से, ठीक है। क्यों होता है सेपरेशन? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन रिच, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है ना। अगर ऑक्सीजन रिच नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया ना, देखो जो अपना रेस्पिरेशन हो रहा है सेल के अंदर कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन आ रही है, सेल रेस्पायर कर रही है, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए ना, इसलिए सेपरेशन ज़रूरी होता है। इवन जो आपकी फिशेस वगैरह है आपके ना, वो है एम्फीबियंस है, इनमें जो है जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें सेपरेशन ऐसा देखने को नहीं मिलता है इतना, उनमें मिक्सिंग हो जाती है। अब मिक्सिंग हो जाती है तो प्रॉपरली ना ऑक्सीजन रिच ब्लड पास नहीं हो पाता है। तो आपको समझ में आया कि एडवांटेज क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, कि भैया सेपरेशन रहेगा और ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी सेल्स को मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेफ्ट हाफ इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम राइट हाफ, दिस प्रिवेंट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग and this allows highly efficient supply of oxygenated blood to all parts of the body, ठीक है। that is the major advantage of 4 chambered heart, ठीक है। next question, what are the major events during photosynthesis? ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होता है भैया? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के थ्रू। उसके बाद क्या होता है? देयर इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। H2O जो है H और O में स्प्लिट करता है, ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ये जाता है CO2 को रिड्यूस कराता है। सारा प्रोसेस होता है आपका क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। इन टर्न आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। यही मेजर इवेंट्स आपको एग्जाम में लिख के आना है। आराम से मैंने बहुत कुछ आपको समझा रखा है, ठीक है। जो मैंने सेपरेट सेशंस ले रखे हैं, किसी को और डीपली चीज़ें समझनी है प्लीज़ जाओ और देखो उनको, ठीक है। अभी बस मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ आपका, कि आपको पता हो कि कौन कौन से मेजर क्वेश्चन है जो आ सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बस मैंने इसके बॉक्स के टर्म्स में बता रखा है कि होता क्या है। सनलाइट और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट कर जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन जाएगा रिएक्ट करेगा CO2 के साथ और उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक? जो बच्चे सेशन में हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो उसको, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक? सो माय डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एनसीईआरटी कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है ना, अपन को तो रट गया अब ये चीज। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जी क्या क्या सिक्रीट करते हैं भैया? HCl है, पेप्सिन है, ठीक है, म्यूकस है। अब म्यूकस HCl जरूरी है भैया, है ना, एंजाइम जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करवाता है।
माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, है ना, उनका ग्रोथ नहीं होने देता। दो काफ़ी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बॉडी के अंदर होते हैं, वो बात अलग है, बट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। माइक्रोब्स की पेप्सिन है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। म्यूकस बेसिकली लिवर ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि एक्सेल उसको बर्बाद ना कर दे, ठीक है। तो यही है भैया, फंक्शन लिख के आने हैं, ईजिली लिखा ना अपनी लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट दे रखा है, इसको रिवाइज कर लो, दैट्स इट। ये अपन डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट है, व्हाई इज द ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अपन डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं डबल सर्कुलेशन की बात करती हूँ, दैट मीन्स क्या है डबल सर्कुलेशन। देखो भैया, एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल यानी कि एक हार्ट बीट में ब्लड साइमल्टेनियसली दो जगह से पास हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि देखो, हमें पता है हार्ट क्या है भैया, एक तरफ क्या है, एक कैसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, एक है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं हार्ट की बात करूं, ठीक है, हार्ट की बात मैं करती हूँ, एक है आपका लेफ्ट एट्रियम, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर है राइट एट्रियम, फिर आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में आया, चला गया आपका कहाँ, बॉडी में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राइट साइड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू वेना कैवा, एंटर कर गया आपका, दिस इज कमिंग फ्रॉम बॉडी, दिस ब्लड इज कमिंग फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड हुआ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, देन इट अगेन गोज टू द लंग्स। सो यहाँ देखो आप डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन वाला भी फ्लो करा है, ठीक है, एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल में, और डीऑक्सीजनेटेड वाला भी ऐसे फ्लो कर रहा है, इसलिए हम भैया इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ मतलब ये समझ लो टफ तो है नहीं, इजी है। डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड, और ट्रांसफर कैसे होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही आपके भैया दे रखा है एनसीईआरटी का कंसेप्ट। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे यही समझा रखा है। देखो बच्चे, एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ले जाती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड बॉडी में लेके आती हैं। बट अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात करूँ ना, तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन, अगर इनके आगे पल्मोनरी लग जाए ना, इनके फंक्शन उल्टे उल्टे पुल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या कैरी कर रही है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली, वेन कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड करती है, ठीक है। तो वही है, वो समझा रखा है कि यहाँ से क्या हो रहा है ना, एओर्टा के थ्रू बॉडी में गया, आर्टरी के थ्रू एक्चुअली ब्लड वेसल होती है ना, यहाँ पे वेन के थ्रू फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना कैवा आया और राइट एट्रियम में आके एंटर कर गया। ये सब अपन बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं सेशंस में, ठीक है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज, कि ह्यूमन फ्लो कर रहा है दो डायरेक्शन में, एक कार्डियक साइकिल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द लंग्स, एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दैट्स इट, इजी नो। तो कितने सारे क्वेश्चंस हमने आज कर लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी बन जाता है, ठीक है। मतलब आप देख लो, मैंने तो आपको काफ़ी अभी कितने हमने 15-20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिए, बट ऐसा नहीं है और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एग्जाम्पलर विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन स्कोरिंग गुड इन योर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन में ऐसा वैसा घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, बट बेस ना एनसीईआरटी का ही होता है वो सारा, है ना। और एग्जाम्पलर जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं उससे, ठीक है। आपको मुझे लगता है सेशन के बाद कुछ डाउट रहता नहीं होगा, मैं डाउट सेशन भी लेती हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। बाद में जो लोग देखें उनके लिए ये उनको ये वीडियो हेल्प करेगा। तुम लोग जो अभी देख रहे हो, ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। ऐसे जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा ना, तो मैं उसके भी 15-20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, उन पर एक वीडियो बना दूंगी तुम लोग के लिए, ठीक है। तो इट विल बी काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, ठीक है। मैं अब आपसे मिलूंगी आई गेस परसों, ठीक है।
तो परसों लाइव सेशन वैसे जैसा अपना चलता है चलेगा, जहाँ पे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। 2 कल एक वीडियो आने वाला है एंड दैट वीडियो इज ऑल अबाउट ऑल योर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दैट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। सो मिस नहीं करना है। टाइम पर वही टाइम पे मेरे सेशंस होते हैं, सुबह 11 बजे, वीकेंड्स पे इट वेरीज। ठीक है, तो टाइम आपको पता चल जाएगा किस टाइम होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर से उसको देखना है, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। सो टेक केयर, बाय बाय।